India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। महामारी रोकथाम के लिए उठाए गए कदम की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट देने का निर्देश। एडहॉक जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा, नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं है एडहॉक नियुक्तियां। अप्रवासी कामगारों को मदद देने में दिल्ली सरकार रही फेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा, दुर्दशा को दोहराने से बचना होगा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्मों पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया निर्माताओं को नोटिस। सुशांत के पिता ने लगाई थी अर्जी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील में 2 सप्ताह का नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने हालांकि ये स्पष्ट किया कि यूपी सरकार को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करना है। उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच राज्य के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। सीजेआई एस.ए. बोबडे की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 5 शहरों को न्यायिक आदेश के जरिए लॉकडाउन में डालना सही नहीं है। दरअसल यूपी सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग सफूर्ती भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जनस्वास्थ्य प्रणाली चुनौती का सामना कर पाती है और दवा के अभाव में लोग मरते हैं, तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं। शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है, जिसका अर्थ है लोगों की सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए। अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए आदेश दिए गए थे। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश मंगलवार रात से लागू होना था। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी। साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगा देने का आदेश दिया गया था। कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रयागराज,
लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रखने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं एडहॉक जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और ऐसे में इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एडहॉक जजों की नियुक्तियां नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224A के तहत दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने आदेशों को लोक प्रहरी बनाम भारत संघ में पारित किया। लोक प्रहरी एक गैर सरकारी संगठन ने अनुच्छेद 324 के तहत दायर जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालयों में बढ़ते लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए दायर जनहित याचिका के माध्यम से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई बोबडे ने कहा कि पीठ ने 64 पैरा फैसले को पारित किया है। सुनवाई के दौरान चर्चाओं को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। सीजीआई ने दिशा निर्देशों को नहीं पढ़ा और कहा कि फैसला जारी किया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि एडहॉक नियुक्तियों को नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय ने माना है कि एडहॉक न्यायाधीशों के लिए वेतन और भत्ते को भारत के समेकित कोष पर लिया जाना चाहिए। सीजीआई ने आगे कहा कि इस मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं किया गया है और अंतरिम आदेश एक मैंडेमस की प्रकृति में है। 4 महीने बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को प्रगति के संबंध में तब तक एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया है। पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से दिए गए सुझावों को सुनने के बाद 15 अप्रैल को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था। उड़ीसा उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने पीठ को सूचित किया था कि एक लिखित नोट चर्चा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। नोट में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, नियुक्ति प्रक्रिया, भत्ते आदि को सक्रिय करने के लिए ट्रिगर बिंदु के संबंध में सुझाव हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या होने चाहिए जो अनुच्छेद 324A के तहत जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इस प्रक्रिया को किस स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए? क्या मामलों के लंबित रहने को शाखावार निर्धारित किया जाना चाहिए या सामान्य तौर पर? हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की संख्या और उनके कार्यकाल को निर्धारित करने के लिए समान मानदंड क्या हो सकते हैं? क्या अनुच्छेद 324A के तहत न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया नियमित जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया की तरह हो? अनुच्छेद 324A के तहत ऐसे न्यायाधीशों के लिए भत्ते क्या होने चाहिए? एडहॉक जजों की नियुक्तियां नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं। एडहॉक जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324A के तहत दिशा निर्देश जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को आपराधिक प्रैक्टिस के लिए एमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत, सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता के परमेश्वर द्वारा तैयार मसौदा नियमों को 6 महीने की अवधि के भीतर अपनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उक्त मसौदा नियमों को अपनाने के लिए उच्च न्यायालय त्वरित कदम उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा नियमों को 6 महीने के भीतर संशोधित किया जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 6 महीने की अवधि के भीतर पुलिस नियमों में परिणाम संशोधनों का निर्देश भी दिया है। सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने आपराधिक ट्रायल में अपर्याप्त और खामियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के लिए शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत, सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता के परमेश्वर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। एमिकस ने न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रैक्टिस का एक मसौदा नियम प्रस्तुत किया था। आपराधिक प्रैक्टिस के मसौदे नियमों को यहां पढ़ा जा सकता है। कोर्ट ने बाद में उच्च न्यायालय से एमिकस क्यूरी द्वारा तैयार आपराधिक प्रैक्टिस के मसौदे नियमों पर राय मांगी थी। मसौदा नियमों के प्रमुख आकर्षण जो उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य द्वारा पल्ला वजीराबाद बैराज द्वारा छोड़े गए पानी मसले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या दिल्ली सरकार इस पानी को वजीराबाद बैंक पहुंचाने से पहले इस पानी को वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देगी और ऐसे में इस संबंध में स्थानीय निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। जस्टिस एल नागेश्वर राय, जस्टिस
एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नदी के पानी में अमोनिया की बढ़ती मात्रा के मद्देनजर यमुना में अनुपाचरित प्रदूषक के छोड़े जाने के पर हरियाणा राज्य को उचित निर्देश देने की मांग की गई थी। ये प्रार्थना की गई है कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली जल आपूर्ति को 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में दिल्ली एनसीटी को 674.503 फीट के स्तर पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जाए, ताकि अमोनिया की मात्रा पानी में घुल जाए। मामले की तत्कालिकता को देखते हुए पीठ ने समिति को 3 दिनों के भीतर निरीक्षण करने और 3 दिनों के भीतर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। अब इस मामले पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पीठ ने कहा कि डीजेबी जल स्तर 674 फीट के बजाय 664 फीट होने की शिकायत कर रहा है। डीजेबी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा राज्य द्वारा पानी की आपूर्ति में कमी के कारण पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे कि स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा राज्य के लिए वरिष्ठ वकील पुरुषेंद्र कौरव ने प्रस्तुत किया कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने निरीक्षण किया है और 2017 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे पता चलता है कि आपूर्ति किया जा रहा पानी नदी तट के ऊपर 670.7 के स्तर तक था। उन्होंने तर्क दिया कि नदी के तट पर पहुंचने से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में पानी का मोड़ा जाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली में रहने वाले अप्रवासी श्रमिकों और दिन दिहाड़ी मजदूरों का साल 2020 में लगे लॉकडाउन में जिस तरह की दुर्दशा हुई थी, उसी तरह की पीड़ा का सामना इस लॉकडाउन में करना न पड़े। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2020 के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा की याद दिलाते हुए आग्रह किया है कि इस साल पिछले साल की तहत प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा न हो, इसके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त कदम उठाना चाहिए। पीठ ने कहा है कि पिछले साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए सिविल सोसाइटी आगे आई थी और उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन और अन्य आवश्यकता की चीजें उपलब्ध कराई गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट राहुल मेहरा ने कोर्ट कहा कि राज्य ने इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए हैं और इस पर पीठ ने कहा कि हम अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि राज्य पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD हजारों करोड़ रुपए का उपयोग करने में विफल रहा है, जो वे भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 के तहत गठित बोर्ड के पास उपलब्ध है। इसे निर्माण श्रमिकों के लिए भवन से के रूप में इकट्ठा किया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश राकेश मल्होत्रा बनाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD और अन्य मामले में पारित किया है। कोर्ट के समक्ष जनवरी के अंदर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की मांग भी की गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर पर ध्यान देते हुए पीठ ने मामले पर वापस ध्यान दिया। पीठ ने केंद्र सरकार और GNCTD को अस्पताल में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से दायर एक याचिका पर अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित और आगामी फिल्मों के निर्माताओं को मंगलवार को नोटिस जारी किया है। याचिका में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी कर उनसे 24 मई तक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि फिल्मकार हालात का फायदा उठा रहे
रहे हैं और अपने छिपे हुए मकसदों को पूरा करने के लिहाज से मौके को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता को आशंका है कि तरह तरह की सामग्रियां प्रकाशित की जाएगी जिससे कि राजपूत और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। हाल ही में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने भी ट्वीट कर अपनी प्राइवेसी में दखलंदाजी करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, जो आज भी सुशांत की मौत को लेकर अमानवीयता दिखाते रहते हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा था कि इस दर्द ने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और ये हमारे परिवार के सबसे प्यारे सदस्य के होने का दर्द है जो अभी भी गहरा है, मगर कुछ लोग हमारे दुख का फायदा उठा रहे हैं और अपनी गलत भावनाओं को पूरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्रिमिनल कहा जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुधार गृह में मौजूद मानसिक रूप से बीमार गैर अपराधी व्यक्तियों की दुर्दशा से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए सुधार गृह में मौजूद मानसिक रूप से बीमार गैर अपराधियों और अंडर ट्रायल का विवरण मांगा है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार की खंडपीठ मेंटल हेल्थ केयर और पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में विभिन्न सुधारक गृह में कस्टडी में रखे गए अपराधियों और अंडर ट्रायल मामलों के संदर्भ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संबंध में सुनवाई कर रही थी। ये मामला 24 मार्च 2021 को मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक निर्णय में एक रिट याचिका के रूप में दर्ज किया गया था। शीला बरसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश थोटाथिल बी राधाकृष्णन द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर मामला दर्ज किया गया। केरल हाईकोर्ट ने एक विशेष सुनवाई में यौन शोषण की शिकार एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपनी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति बेचो कुरियन थॉमस की खंडपीठ ने बच्ची के पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति थॉमस ने आदेश में टिप्पणी की कि गर्भावस्था की पीड़ित को बलात्कार की घटना को याद दिलाने की संभावना हो सकती है। जाहिर है कि समाज के हित में नहीं है और इस युवा पीड़िता को अपने जीवन में हर रोज बलात्कार की घटना के आघात से गुजरना पड़े। दुख इस बात से है कि गर्भावस्था का कारण वह आजीवन रहेगा और उसे जीवन भर दर्दनाक अनुभव के साथ ही रहना पड़ सकता है। पीड़िता के साथ साथ माता पिता और भाई बहनों को भी जीवन भर इस आघात को सहना पड़ेगा। कथित तौर पर अपने 14 वर्षीय भाई द्वारा किए गए यौन शोषण के कारण लड़की को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाने पर गर्भवती होने का पता चला। कोर्ट सरमेश्वर चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट और नीथू नरेंद्रन बनाम केरल राज्य मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया और इन दोनों फैसलों में 23 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। चूंकि बच्चे की गर्भावस्था 20 से 24 सप्ताह की गर्भकालीन आयु से परे थी, इसीलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ने पाया कि गर्भावस्था की समाप्ति में भ्रूण जीवित होने का जोखिम है और ऐसे में गर्भावस्था की समाप्ति में कई नए निर्देशों की आवश्यकता और अगर यह विफल हो जाता है तो सर्जरी करना पड़ सकता है। बोर्ड ने कहा था कि इस जोखिम के साथ ही गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को राज्य के साथ निहित संपत्ति सहित सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज की खंडपीठ ने कहा है कि हम राज्य सरकार को रिकॉर्ड हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित करते हैं। राज्य सरकार ने कौन से प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं या फिर ये 16 फरवरी 2010 को शीर्ष अदालत के निर्देशों के संदर्भ में लिया गया है। राज्य के साथ ही निहित संपत्ति सहित सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि के नाम पर अनधिकृत निर्माण नहीं किया गया है। 2009 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्क या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा। अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि इस अदालत द्वारा समय समय पर पारित आदेशों का दुरुपयोग ये दिखाता है कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्देश जारी किए जाने के कई वर्षों के बाद भी न तो राज्य सरकार और न ही बीबीएमपी के उक्त आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम है। वास्तव में बीबीएमपी के वकील का कहना है कि हाल ही में ये
लहंगा क्षेत्र में केवल 3 संरचनाएं हटा दी गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.